हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम आपको बताने वाले हैं बीसीईसी के बारे में। बीसीईसी का जो किस तरह का जो एग्जाम वगैरह होता है उसके बारे में तो मैंने आपको सेपरेट वीडियो में बता ही रखा है। मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अभी के समय में कि कौन कौन से चैप्टर बीसीईसी में पढ़ के जाए। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वाले हैं तो आपके लिए शायद वरदान साबित हो सकता है। तो चलिए अभी इतने कम टाइम में हम लोग को कुछ टॉपिक पे ही ध्यान है, क्योंकि अब ज्यादा दिन नहीं रह गया। आप देख लो, क्योंकि आपका जून में 6 या 7, 8 को एग्जाम है। आपको मैंने वैसे डेट वगैरह बता ही दिया था। तो आप देख लो आपके पास कितना कम टाइम है। अब इतना कम टाइम होने के बावजूद अपन को क्या करना है, मेहनत करना है। तो हम सर्टेन टॉपिक पे काम करेंगे, जो जो चैप्टर है उस पे काम करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी, ताकि आपको क्या है कि आप वो टॉपिक सब पर काम करना। ठीक है, चलिए आइए तो बताते हैं हम आपको। देखिए यहां पे मैंने लिख रखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर, यानी कि महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आइए, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, यानी कि रसायन शास्त्र में आप क्या क्या पढ़ ले। सबसे जो पहला चैप्टर है आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू इधर से आइए। आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं। ये बड़ा ही बेसिक चैप्टर है ना। फिजिकल केमिस्ट्री का एक तरह से समझिए तो क्या होता है, बॉन्ड समझ लीजिए, है ना। यानी कि बड़ा जरूरी चैप्टर है ये, इसको पढ़ लीजिएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, है ना, ये चैप्टर भी अच्छे चैप्टर है। उसके बाद आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले। केमिकल बॉन्डिंग यानी कि रासायनिक बंधन आप पढ़ लीजिए। उसके बाद पीरियोडिक प्रॉपर्टी, यानी कि इसमें आप पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है। आप अगर ये चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेते हैं, पीरियोडिसिटी को, पीरियोडिक टेबल को, तो आपको एक तरह से एलिमेंट का अच्छा नॉलेज हो जाएगा। आपको ये अच्छे से पता चल जाएगा कि एस ब्लॉक में कौन कौन सा आता है, पी ब्लॉक में कौन आता है, डी में कौन आता है, एफ में कौन कौन एलिमेंट आते हैं, और आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको कहते हैं ना, वो सारी चीजें आपको आ जाएंगी। तो चलिए आप इस चैप्टर को तो छोड़े नहीं। और दूसरा नंबर पे जब आप 12 में पी ब्लॉक पढ़ेंगे ना, तो उसमें बड़ा ये सहायता करेगा ये आपको चैप्टर, है ना, पीरियोडिक टेबल। तो बड़ा जरूरी होता है इस चैप्टर को पढ़ना, क्योंकि ये बड़ा ही बेसिक चैप्टर है और बिना इसके इनऑर्गेनिक, समझ रहे बात, आपसे समझेगा नहीं। तो जरूरी है आप इस चैप्टर को जरूर पढ़ें। अब देखिए यहाँ पे पी ब्लॉक है, ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है। थोड़ा सा बड़ा तो चैप्टर है, बट ये अच्छा चैप्टर है। यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं आपके बीसीसी में। चलिए उसके बाद जीओसी, यानी कि इसको कहते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलिए इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो ये भी चैप्टर बड़ा अच्छा है, हाइड्रोकार्बन है। ये सबके सब यहां से जो भी चैप्टर है ना, आप ध्यान से देखिए, ये सबके सब क्या है, ऑर्गेनिक का है ना, यानी कि कार्बनिक रसायन। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोकार्बन के बाद क्या है, हेलो एल्केन, उसके बाद हेलो बेंजीन है। आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन हो गया, हेलो एल्केन, हेलो, ये सब 12 का चैप्टर है। उसके बाद आप देख सकते हैं अल्कोहल, फिनोल और ईथर है। तो इसको भी आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अल्कोहल, फिनोल, ईथर हो गया, ये भी चैप्टर आप कर लीजिए। उसके बाद एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये भी चैप्टर है। तो ये जितने भी चैप्टर मैंने आपको बताया है आप अच्छे से कर लो। यहां इतना अगर आप कर लेते हो, समझ जाता, आपका कहने का मतलब केमिस्ट्री से फिर छूटेगा नहीं क्वेश्चन, आप पूरा के पूरा कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे एक चैप्टर और रह गया, बायोमोलिक्यूल्स। आप इसको भी पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। बट एनसीईआरटी में आप जब पढ़ेंगे, देखिए ये टोटल के टोटल चैप्टर तो आपको 12 के हो गए, और ये चैप्टर लगा के टोटल 12 के हो गए। थोड़े से आपको ये पढ़ने पड़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ये 3-4 चैप्टर आप पढ़ लीजिए। समझ रहे बात हो कि नहीं। इतना अगर आप करके जाते हैं तो यकीनन है कि आपका तैयारी एक तरह से समझिए तो आप ठीक ठाक रहेगा। यहाँ से आने के बहुत चांसेस रहते हैं, तो आप अच्छा स्कोर शायद कर भी सकते हैं। समझ रहे बात। और मैं शायद क्यों, मैं तो कह रहा हूं कि आपको एकदम 100% अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप पूरा का पूरा स्कोर करके आइएगा। चलिए आइए यहाँ पे आइए, बायोलॉजी में देख लीजिए। बायोलॉजी में आप कर सकते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, है ना, जीवों का वर्गीकरण वगैरह चैप्टर आता है। ये शायद पुरानी किताब के हिसाब से एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है ये, है ना। अब देखिए प्लांट किंगडम हो गया, इसको हम लोग कहते हैं पादप जगत, है ना, पादप जगत हो गया, है ना, या वनस्पति जगत, जो भी समझ लीजिए। उसके बाद एनिमल किंगडम, यानी कि जंतु जगत, है ना, जंतु, ये भी चैप्टर थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है। ये दोनों के दोनों चैप्टर, है ना, जंतु जगत। अब देखिए यहाँ पे मार्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, देखिए एनाटॉमी, मार्फोलॉजी, एनाटॉमी
ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देखिए मार्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यानी कि आकार की ये 2 चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर है ये एनसीईआरटी के, है ना। मार्फोलॉजी में आपको पढ़ाएंगे कि पादप में बारह रूप से देखा जाता है, तो उसके पत्ती को देखकर पता किया जा सकता है कि डाइकोट है कि मोनोकोट है, समझ रहे बातों के नहीं। उसकी जो सिरा विन्यास होता है, समझ, उसको देखकर पता किया जाता है कि डाइकोट है या मोनोकोट है। तो ये सारी चीज है जो बराह रूप से आप देख के आप उसका निर्धारण कर सकते हैं, तो वही मार्फोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। उसके बाद एनाटॉमी का मतलब हो गया आंतरिक, पौधे के अंदर में क्या क्या चीज होता है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वो हो गया एनाटॉमी। अब देखिए यहाँ पे सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे जो कोशिका का है ना, कोशिका या कोशिका का जो कोशिका इकाई होता है ना जीवन का, तो सही बात है, आप देख लीजिए किसी भी जीवों में क्या है, कोशिका एक इकाई है जीवन का, भाई इसी से शुरुआत हुआ है कोई चीज का। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, ये भी बड़ा अच्छा चैप्टर है, ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक अच्छा चैप्टर है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। इसमें आपको हम पढ़ाएंगे हार्ट के बारे में, इस सब चीजों के बारे में, किस तरह से परिसंचरण तंत्र जिसको कहते हैं ना, सर्कुलेशन का मतलब परिसंचरण तंत्र होता है, कि इंसान का परिसंचरण तंत्र कैसे, माने ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है, ये सब चीजें बताएंगे। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, ये आपको पढ़ाएंगे, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसको कहते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, आप ध्यान दे सकते हैं, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अच्छा, अब दूसरा नंबर पे क्या है, केमिकल कंट्रोल एंड इंट्रीगेशन, इसको कहते हैं रासायनिक समन्वय एवं, है ना, इंट्रीगेशन का मतलब हो गया एकीकरण, तो आपको ध्यान रख सकता है रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण। तो मैं आपको कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि ये भी चैप्टर आप पढ़ लेना, क्योंकि ये अच्छे चैप्टर्स है ना। एक बार आप एनसीईआरटी को रीड लगा के जाओगे तो मेरे विचार से ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। और दूसरा नंबर पे मैं इस चैप्टर को देखता हूं, मेरे पास जिस हिसाब से टाइम बचेगा मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अभी केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उस चैप्टर को कुछ चैप्टर जो आपके थोड़े से वीक है उस चैप्टर पे, यानी कि जहां से इसमें भी सबसे ज्यादा जहां से आने वाला है उस चैप्टर सब पे मैं पहले टारगेट करूंगा, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बायोलॉजी वाले चैप्टर पे टारगेट करूंगा, इस तरह से मैं आपको बताऊंगा, करते चलूंगा, ठीक है। आप भी मेरे साथ साथ आप तैयारी करते चलिए यहाँ पे। और मैं फिर भी एक चीज कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पढ़ना ना छोड़े, एनसीईआरटी तो बड़ा जरूरी है भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप उसमें बैठ रहे हैं, आप उसको तो बिना एनसीईआरटी के तो आपको काम आने वाला नहीं है, तो आप उसको एकदम बढ़िया से पढ़ के जाए, समझ रहे बात हो ना। और बाकी जो चीज रहेगा मैं आपको बताते चलता हूं, है ना, आप लेकिन उसको जरूर पढ़े। जेनेटिक्स, ये बड़ा अच्छा चैप्टर है ना, इसको भी अच्छे से पढ़ाएंगे हम। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, है ना, मानव प्रजनन, इसको कहते हैं जेनेटिक्स, यानी कि अनुवंशिक हो गया। इवोल्यूशन यानी कि विकास करके चैप्टर है, ये चैप्टर भी पढ़ाएंगे। ये एक चैप्टर और है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट, है ना, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन कैसे होता है, इस सब चीजों के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे कि किस तरह से आवृत्त बीज जो पौधे होते हैं ना, उसमें किस तरह से प्रजनन की प्रक्रिया होती है, तो सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में जो काम का चैप्टर है काइनेमैटिक्स, बहुत अच्छे चैप्टर्स है भाई, इसमें हम आपको पढ़ाएंगे 1D 2D, इस सब चीजों के बारे में आप पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पे लॉ ऑफ मोशन, ये भी चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इसमें बताया जाएंगे कि न्यूटन्स, इसमें बहुत सारे पुली प्रॉब्लम हो गया, चैन प्रॉब्लम हो गया, बॉक्स प्रॉब्लम हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स इसमें किए जाते हैं, है ना, ये बहुत ही अच्छे चैप्टर्स है। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्क पावर एनर्जी, देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, वर्क पावर एनर्जी, है ना, कार्य शक्ति ऊर्जा, इसके बारे में, है ना, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं विद्युत धारा, जिसको कहते हैं ना विद्युत धारा। अच्छा चलिए ये भी चैप्टर अच्छा चैप्टर है, विद्युत धारा वाला। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, है ना, किस तरह से जो चार्ज होता है ना मूव करता है, घूमता है ना, और उससे क्या होता है, चुंबकत्व उत्पन्न होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। चलिए उसके बाद मैग्नेटिज्म, इसको कहते हैं चुंबकत्व। अब देखिए डुअल नेचर, आपको भी पता है कि जो लाइट है वो डुअल नेचर का होता है, कभी ये पार्टिकल नेचर को शो करता है तो कभी ये वेव नेचर को शो करता है। इसीलिए पता है इसके पीछे ना बहुत सारा थ्योरी भी दिया गया था, बहुत दिनों तक इसके पीछे जो है ना लोग के बीच में आपस में ना संशोधन चलता रहा कि सही क्या माने, लेकिन लास्ट में जब कंक्लूजन निकला ना तो लास्ट में ये मान के चला गया कि भाई इसको हम लोग ना दोनों तरह से सोल्व करेंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम पार्टिकल नेचर भी कह देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको हम लोग वेव नेचर भी कह देंगे। तो इस तरह के थ्योरी भी दिए गए। चलिए आइए देखिए, चलिए
हम आपको जब बताएंगे तब आपको समझ। सेमीकंडक्टर ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो आपको कह रहा हूं इसको एकदम स्टार लगा लो आप, इसको तो आप छोड़ो ही मत भाई, ये चैप्टर तो आप पढ़ के ही जाना है। इसमें आपको डायोड के बारे में पढ़ना है ना, पीएन जंक्शन, पीएनपी हो गया, एनपीएन हो गया, ट्रांजिस्टर, इस सब के बारे में, ट्रांसफार्मर, थोड़ा सा इस सब चीजों को एक बार देख लीजिएगा। और सुनिए एक चीज और, यहाँ पे जो डायोड वाला जो है सेमीकंडक्टर में नैंड गेट और गेट, ये गेट वाला जो टॉपिक है उसको तो आप जरूर अच्छे से पढ़ के जाए। एक बार याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा, ये बात दिमाग में रख के चलिए आप, है ना। यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपको आना है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि यहां से भी आएगा विद्युत गतिकी। देखिए यहाँ पे विद्युत स्थैतिकी कहते हैं, सॉरी विद्युत स्थैतिकी, विद्युत स्थैतिकी हो गया। यहां से भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी अच्छे चैप्टर है। तो आप फिजिक्स के इतने कर ले, केमिस्ट्री के इतने कर ले और बायोलॉजी के इतने कर ले। अगर आप इतने कर लेते हैं, समझ रहे बात तो कि नहीं, तो यकीनन मानिए कि आपकी तैयारी है और आप एकदम 100% तैयार होके जाइए, और गारंटी है कि आपका उसमें रैंक रहेगा, रिजल्ट रहेगा आपका। अगर आप इतना करके जाते हैं तो आपका एग्जाम में रिजल्ट होने वाला, ये तो तय है। समझ रहे बात तो कि नहीं। तो चलिए अभी से आप देर क्यों कर रहे हैं, अभी से आप स्टार्ट कीजिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो पहले वो टॉपिक को कवर अप करूं, है ना, क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि थोड़ा सा हमें भी थोड़ा सा कुछ काम पड़ गया था, जिसकी वजह से थोड़े से हम बिजी थे। अब मैं थोड़ा सा फ्री होऊंगा 1-2 दिन में, तो मैं आपके लिए सेपरेट, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको वीडियो कहीं हो सकता है तो आज शाम से ही आपको मैं दे दूं, ठीक है, नहीं तो कल से ये है कि आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा वीडियो। तो आप इस चीजों को देखिए और उस हिसाब से ही तैयारी कीजिए। जो हो गया है, आपने 12 पास कर लिया है ना, या अभी जिसने 12 पास किया है तो आपको पता है कि कौन कौन सा, और बहुत सारे आपके टॉपिक अभी अच्छे भी है, तो आप देर ना करें और तैयार में लग जाए, है ना। इस इंतजार में ना बैठे कि हम करेंगे, क्योंकि समय अब बहुत कम है, इसीलिए आप एकदम भीड़ कर काम करें, ठीक है। चलिए अभी आपको मैं ये बता देता हूं कि बीसीसी में कैसे पूछा जाता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, इस सब के बारे में जरा सा हम आपको समझा देते हैं। 1 मिनट इसको जरा सा मिटा देते हैं। चलिए, इसका शॉर्ट स्क्रीन तो आपने ले ही लिया होगा, या वीडियो पॉज करके ले लेना आप लोग अपना। चलिए, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या क्या पढ़ना है इस कम टाइम में। अच्छा, एक चीज और मैंने आपको बताया नहीं, यहाँ पे केमिस्ट्री में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ये पे जो मोल कॉन्सेप्ट है इसको तो आप पढ़िए के जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। एटॉमिक स्ट्रक्चर इसको जरूर पढ़िएगा। दूसरा नंबर पे यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो मैंने बताया था, प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। पी ब्लॉक देख लीजिएगा। बाकी ये तो 12 का है, तो 12 वाले यकीनन है कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन नहीं पढ़े हैं तो ये आप इसको जरूर पढ़े, है ना। नेमिंग रिएक्शन से, ऑर्गेनिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना होगा अच्छे से, ठीक है ना। चलिए अभी हम आपको बता देते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगा कमेंट कीजिएगा, हम आपको उसका उत्तर दे देंगे। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे आइए। हाँ, एक बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा वीडियो आपका साफ नहीं आ रहा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना, कि मैं उसको एकदम बढ़िया से वीडियो को अपलोड करूं और उसको थोड़ा सा ज्यादा फ्रेश दूं। मैं कोशिश कर रहा हूं, है ना, उसके लिए थोड़ा सा सॉरी, मैं कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आइए देखिए। अच्छा, एक चीज देखिएगा यहाँ पे, जैसे में मान लीजिए अगर हम बात करें कि बीसीसी, बीसीई, है ना, इसकी अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्या क्या आपको मान लीजिए कि अगर पीसीबी है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, ठीक है ना, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स कैसे पूछा जाता है, फिजिक्स केमिस्ट्री कितने क्वेश्चन रहते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिजिक्स की, फिजिक्स का, तो फिजिक्स का जो क्वेश्चन रहता है ना, आपको 100 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे। और केमिस्ट्री के जो है, केमिस्ट्री के भी कितने रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिएगा 100 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं पर्सनली बीसीसी की बात कर रहा हूँ, है ना। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद बायोलॉजी की बात करिए, बायोलॉजी हो गया तो बायोलॉजी। अब मान लीजिए कि आप अगर मैथ लेते हैं तो उसका भी 100 रहेगा, समझा आता ना। अगर कोई बच्चे अगर मान लीजिए पीसीबी की जगह पे पीसीएम ले रहे हैं, ठीक है ना, तो फिजिक्स 100 रहेगा, केमिस्ट्री 100 रहेगा, मैथ भी 100 रहेगा, है ना। या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी ले रहे हैं तो 100 रहेगा, सब कुछ रहेगा 100। आपको बस ये बात समझ के चलना है। अब देखिए बायोलॉजी की अगर आप बात करते हैं तो ये भी 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें देखिए प्रत्येक जो है ना 4 मार्क्स के रहेंगे, कितने, 4 मार्क्स के रहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। मार्क्स कितना का रहेगा, प्रत्येक, यानी कि एवरी 4 मार्क्स, ये आप ध्यान रख सकते हैं, एवरी 4 मार्क्स, ये भी 4 मार्क्स का। अब आप गुना कर सकते हैं,
है ना। मान लीजिए कि 100 क्वेश्चन है तो 4 हुए तो कितने हुए, 400, 400 मार्क्स आ गए, है ना। टोटल मिला के अगर कीजिएगा तो ये भी 400 मार्क्स के हो गए, है ना। ये भी 400 मार्क्स, ये भी 400 मार्क्स। तो याद रखिए आपको कितना हो गया, 4 4 4 4 8 और 4 12, यानी कि 1200 मार्क्स के होंगे, ठीक है ना। तो आप ध्यान रख सकते हैं 1200 मार्क्स के हैं। अगर आप मान लीजिए कि 500 यानी कि आप 600 अगर नंबर ले आते हैं, 600 या 650 के करीब में अगर आपका नंबर रहता है तो यकीनन है कि आपका रैंक अच्छा बन जाएगा। समझ रहे बात हो कि नहीं। तो आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अच्छा एक चीज और, ज्यादा रहेगा तो ज्यादा अच्छी बातें हैं, समझ रहे। मान लीजिए कि आपका 600 या 650 के करीब में जाता है नंबर, तो यकीनन है कि आपको कॉलेज मिल जाना चाहिए, समझ रहे तो ना। तो अपन को थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और अगर अभी से ये चीज जो मैंने आपको टॉपिक बता दिया उस चीजों पे अगर आप काम कर लेते हैं, समझ रहे बात हो कि नहीं, तो यकीनन है कि आपका रैंक तो बनने वाला है ना। तो आप इस सब चीजों पर ध्यान दे। चलिए तो मैं आपके लिए एक शायरी बोलना चाहता हूं, तो आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना कि विकल्प विकल्प बहुत है ना मंजिल भटकने के लिए, विकल्प बहुत है मंजिल से भटकने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आप देख लीजिए, समझ रहे बात हो कि नहीं। अब देखिए कितना जरूरी चीज है कि हम ना आजकल जो है ना भटक ज्यादा रहे हैं, समझ रहे बात हो कि नहीं। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि अपनी मंजिल को एकदम टारगेट करके रखे और मेहनत करे। चलिए तो धन्यवाद।